And hello you guys, my name is here Kanksha Goel and I'm here to teach you all about accountancy. तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 6 शुरू किया था एंड उसमें हमने लास्ट देखा था कि अकाउंट्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। हमने देखा था कि दो अप्रोचेस हैं अकाउंट्स को क्लासिफाई करने की, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था एंड इन टुडेज वीडियो वी गोइंग टू स्टार्ट विद द मॉडर्न अप्रोच अंडर विच आवर अकाउंट्स आर क्लासिफाइड। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में 5 तरह के हेड्स बनते हैं अकाउंट्स के, जिसके अंदर अकाउंट्स को क्लासिफाई किया जाता है, which are your asset accounts, liability accounts, capital accounts, revenue accounts and expense accounts. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। एसेट अकाउंट्स में हमारे सारे एसेट्स आ जाएंगे, लाइबिलिटी अकाउंट्स में सारी लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी, कैपिटल में आ जाएगी आपकी कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट एक्सेट्रा, रेवेन्यू में सारे रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस में सारे एक्सपेंसेस। लेट्स सी, एसेट अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स व्हिच रिलेट टू द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट्स, इन्वेंट्री, बैंक एंड कैश एक्सेट्रा। सारे आपके जो एसेट्स हैं, सारे आपके जो रिसोर्सेज हैं जिसके बेसिस पे आपका बिजनेस चलता है, उन्हें हम एसेट अकाउंट्स कहते हैं। एसेट अकाउंट्स के लिए क्या रूल है? एसेट अकाउंट कहता है डेबिट द इंक्रीजेज एंड क्रेडिट द डिक्रीजेज। एसेट अकाउंट्स आपके कहते हैं डेबिट the increases and credit the decreases। जब आपका कोई एसेट इंक्रीज होगा उसे हम डेबिट करेंगे और आपका कोई एसेट डिक्रीज होगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। दिस इज द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर योर एसेट अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू योर मॉडर्न क्लासिफिकेशन। दूसरा आपका आता है लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटी अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ लेंडर्स, क्रेडिटर फॉर गुड्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। जो भी आपके बिजनेस की लाइबिलिटीज़ होती हैं, जो आपके बिजनेस की आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज़ होती हैं, जो आप अपने बिजनेस से बाहर पैसा ओ करते हैं, उसे हम कहते हैं हमारी लाइबिलिटी अकाउंट्स। लाइबिलिटी अकाउंट्स के लिए क्या रूल है? रूल कहता है डेबिट द डिक्रीजेज एंड क्रेडिट द इंक्रीजेज। जो हमारा एसेट अकाउंट का रूल था उससे उल्टा हो जाएगा लाइबिलिटी अकाउंट का रूल, विच सेज डेबिट द डिक्रीजेज एंड क्रेडिट द इंक्रीजेज। जब आपकी कोई लाइबिलिटी बढ़ती है उसे हम क्रेडिट करते हैं एंड जब आपकी कोई लाइबिलिटी कम होती है उसे हम डेबिट करते हैं। तीसरा आपका अकाउंट आ गया कैपिटल अकाउंट्स। दीज आर द अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटर्स और पार्टनर्स हु हैव इन्वेस्टेड अमाउंट इन द बिजनेस। इट इंक्लूड्स बोथ कैपिटल एंड ड्राइंग्स अकाउंट। जब आपका कोई प्रोप्राइटर या आपका कोई पार्टनर आपके बिजनेस में पैसा लेके आ रहा है, वो उसका कैपिटल बन जाता है एंड अगर वो अपने कैपिटल में से कुछ ड्राइंग्स कर रहा है वो भी हमारे कैपिटल अकाउंट के अंडर ही आएगा। कैपिटल अकाउंट्स का रूल क्या कहता है? इसमें आता है डेबिट द डिक्रीजेज एंड क्रेडिट द इंक्रीजेज। हम ये कह सकते हैं कैपिटल अकाउंट भी हमारी लाइबिलिटी है, राइट? सिंस हमारी लाइबिलिटी है तो इसका जो रूल है it will also be the same as your liability accounts, that is debit the decreases and credit the increases। अगर हमारे कैपिटल अकाउंट में कुछ इंक्रीज हो रहा है वो हमारा क्रेडिट होगा और कुछ डिक्रीज हो रहा है तो वो हमारा डेबिट होगा। अगले आपके आ गए रेवेन्यू अकाउंट्स। अब रेवेन्यू अकाउंट्स क्या हैं? दीज आर द अकाउंट्स ऑफ इनकम्स एंड गेन्स, एग्जाम्पल सेल्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड। अगर आपको कोई इनकम हो रही है या आपको कोई गेन हो रहा है, कोई प्रॉफिट हो रहा है, वो आपके आ जाएंगे रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट्स का क्या रूल है? डेबिट द डिक्रीजेज एंड क्रेडिट द इंक्रीजेज। रेवेन्यू अकाउंट्स आपके कहते हैं, रूल वही है, सेम है हमारा लाइबिलिटी अकाउंट्स में, डेबिट द डिक्रीजेज एंड क्रेडिट द इंक्रीजेज। अगर आपकी कोई रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, आपका कोई रेवेन्यू आ रहा है, उसे आप क्रेडिट करेंगे और आपका कोई रेवेन्यू कम हो रहा है उससे आप डेबिट करेंगे। एंड लास्ट आपका आ गया एक्सपेंस अकाउंट्स। एक्सपेंस अकाउंट्स आर द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस और लॉसेस इंकर्ड इन कैरिंग द बिजनेस। एग्जांपल्स आर परचेजेस, वेजेस, सैलरीज, डिप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड एंड रेंट एक्सेट्रा। जो भी आपका कोई खर्चा है या आपका कोई नुकसान हो रहा है बिजनेस में, वो हो गए आपके एक्सपेंस अकाउंट्स। एक्सपेंसेस का रूल क्या कहता है? वो कहता है डेबिट द इंक्रीजेज एंड क्रेडिट द डिक्रीजेज। एक्सपेंसेस आपके कहते हैं डेबिट द इंक्रीजेज
एंड क्रेडिट द डिक्रीजेस। अगर आपका कोई खर्चा बढ़ रहा है उसे आप डेबिट करेंगे और आपका कोई खर्चा घट रहा है उसे आप क्रेडिट करेंगे। सो दीज आर द रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू योर मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि 5 तरह के अकाउंट्स बनते हैं हमारे, एंड उनके जो रूल्स हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इट शुड बी नोटेड दैट एन इंक्रीज इन एसेट्स इज फेवरेबल टू द फर्म, but an increase in expenses may not be so, even though in both the cases increase will be recorded on the debit side. अगर हमारे कोई एसेट्स बढ़ रहे हैं वो हमारे लिए फेवरेबल है बिजनेस के लिए कि नया एसेट आ रहा है, पर अगर हमारा कोई खर्चा बढ़ रहा है तो वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है ना, हमारा खर्चा बढ़ रहा है, हमारे यहाँ से पैसे जा रहा है। पर दोनों केसेस में अगर इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। सिमिलरली इंक्रीज इन लायबिलिटीज इज ऑफ कोर्स नॉट फेवरेबल, बट इंक्रीज इन रेवेन्यू इज फेवरेबल। नॉनदलेस बोथ विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। हमारी अगर लायबिलिटी बढ़ रही है उसका मतलब है हमारा देना बढ़ रहा है, हमारी देनदारी बढ़ रही है, हमारा पैसा आउटफ्लो होगा। एंड अगर हमारा कोई रेवेन्यू बढ़ रहा है दैट इज़ अ गुड थिंग कि हमारा पैसा आ रहा है, हमें रेवेन्यू आ रहा है, हमें इनकम आ रही है। पर दोनों केसेस में इंक्रीज को हम क्रेडिट करते हैं। सो हम इसको ऐसे नहीं देख सकते कि यार हमारा उसमें तो फ़ायदा हो रहा है पर इसमें नुकसान हो रहा है, पर दोनों डेबिट हो रहे हैं। वी कैन नॉट लुक एट इट दैट वे। So we have to follow the rules undisputably and without following any logic कि यार इसमें तो फायदा है इसमें तो नुकसान है, नहीं। Thus the terms debit and credit should not be taken to mean respectively favorable or unfavorable. They merely describe the two sides of an account. हम इसको ये नहीं मान सकते कि फेवरेबल है तो डेबिट ही होना चाहिए या अनफेवरेबल है तो क्रेडिट ही होना चाहिए, नहीं। डेबिट और क्रेडिट जो है ना वो सिर्फ आपके अकाउंट के दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें से हम किसी को भी पर्टिकुलरली फेवरेबल या अनफेवरेबल नहीं मान सकते। In other words, both debit and credit may represent either increase or decrease depending upon the nature of the account. नेचर ऑफ द अकाउंट के हिसाब से डेबिट आपका इंक्रीज भी हो सकता है और डेबिट आपका डिक्रीज भी हो सकता है। सिमिलरली क्रेडिट आपका इंक्रीज भी हो सकता है एंड क्रेडिट आपका डिक्रीज भी हो सकता है। एक चार्ट दिया गया है नीचे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का, उसमें उन्होंने बताया है कि एसेट्स में डेबिट प्लस होगा, क्रेडिट माइनस होगा, लायबिलिटीज़ में डेबिट माइनस होगा, क्रेडिट प्लस होगा, कैपिटल में डेबिट माइनस होगा, क्रेडिट प्लस होगा, एक्सपेंसेस में डेबिट प्लस होगा, क्रेडिट माइनस होगा, रेवेन्यू में डेबिट माइनस होगा, क्रेडिट प्लस होगा। सिंपल सा एक चार्ट है, हम भी बना लेते हैं। लेट्स सी, ये आपका जिस्ट है एक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज प्लस प्रॉफिट्स माइनस लॉसेस। एसेट्स में आपका डेबिट होता है इंक्रीजेस एंड क्रेडिट होते हैं डिक्रीजेस। कैपिटल में आपका डेबिट होता है डिक्रीजेस, क्रेडिट होते हैं इंक्रीजेस। लायबिलिटी में भी आपका डेबिट होता है डिक्रीजेस, क्रेडिट होते हैं इंक्रीजेस। प्रॉफिट में भी आपका डेबिट होता है डिक्रीजेस, क्रेडिट होते हैं इंक्रीजेस। एंड एक्सपेंसेस में आपके डेबिट होते हैं इंक्रीजेस, क्रेडिट होते हैं डिक्रीजेस। अगर आप इस चार्ट को इसी तरह से याद करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एंड दिस चार्ट अगेन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू नो द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। स्टडी द फॉलोइंग इलस्ट्रेशंस एंड ऑब्जर्व हाउ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वेरियस अकाउंट्स आर डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। आगे हमें कुछ इलस्ट्रेशंस दी गई हैं, उन्हें पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे, उससे हमारे जो रूल्स हैं वो थोड़े से और क्लियर होंगे। इलस्ट्रेशन 4 क्या आपकी कहती है, ऑन विच साइड विल इंक्रीज इन फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ द अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अब इलस्ट्रेशन 4 में हमें ये कुछ अकाउंट्स दिए गए हैं, इनकी हमें नेचर बतानी है कि ये कौन सी नेचर के अकाउंट हैं। एंड हमें ये बताना है कि अगर इन अकाउंट्स में कुछ इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। सबसे पहला आपका अकाउंट है बिल्डिंग्स अकाउंट। बिल्डिंग्स आपकी क्या होती हैं, बिल्डिंग आपका एसेट होता है, तो बिल्डिंग अकाउंट इज योर एसेट अकाउंट। एसेट में हमने देखा था कि अगर इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, डेबिट द इंक्रीजेस। तो अगर आपके एसेट्स में कुछ इंक्रीज होगा तो वो आपका डेबिट होगा, राइट। नेक्स्ट आपका है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होते हैं आपके, क्रेडिटर इज ए लायबिलिटी आपके लिए। क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी होती है तो इट विल बी योर लायबिलिटी अकाउंट। एंड लायबिलिटीज में हमने देखा था एसेट्स का उल्टा होता है, यानी कि अगर हमारी कोई लायबिलिटी बढ़ती है उसे हम क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट योर लायबिलिटीज। तीसरा आपका है गुरमान का अकाउंट। प्रोप्राइटर जो है आपका, उसका अकाउंट क्या है, गुरमान आपका प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर जो पैसा लेके आता है उसे हम कैपिटल कहते हैं।
तो गुरमान का जो अकाउंट हो जाएगा वो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। एंड कैपिटल में अगेन जो इंक्रीजेस होते हैं उन्हें हम क्रेडिट करते हैं। इंक्रीजेस आर ऑलवेज क्रेडिटेड। चौथा है आपका परचेजेस अकाउंट। परचेजेस हमारे क्या होते हैं? परचेजेस हमारा एक खर्चा होता है। खर्चा है तो वो हमारा एक्सपेंस अकाउंट बन गया। एक्सपेंस अकाउंट है ना, एक्सपेंस अकाउंट बन गया। तो एक्सपेंस के लिए क्या होता है? एक्सपेंस में हम कहते हैं डेबिट द इंक्रीजेस। जब हमारा कोई खर्चा इंक्रीज होता है उसे हम डेबिट करते हैं। अगला है आपका कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स भी आपका खर्चा है। कैरेज इनवर्ड्स हमने देखा था कि हम किसी से कुछ सामान खरीदते हैं, वो हमें सामान भेजता है, भेजने के जो पैसे होते हैं उसे हम कैरेज कहते हैं। एंड कैरेज इज ऑल्सो योर एक्सपेंस एंड एक्सपेंसेस अगेन आर डेबिटेड। इंक्रीज इन योर एक्सपेंसेस इज डेबिटेड। चौथा है आपका कैश। कैश अगेन आपका एसेट है, ठीक है। आपके बिजनेस के पास पैसा पड़ा हुआ है तो वो आपका एसेट है, और एसेट में इंक्रीज हमेशा डेबिट होता है। नेक्स्ट है आपका रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड, रिसीव किया है आपने रेंट तो वो आपकी इनकम हो गई, राइट। इनकम है तो इनकम में हमारा जो इंक्रीज होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। एंड नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट पेबल है। पेबल है मतलब आपकी एक लायबिलिटी है, आपने आगे जाके उसको पे करना है। आउटस्टैंडिंग है, पेबल है। पेबल है तो वो आपकी लायबिलिटी बन गई। एंड लायबिलिटीज में जो हमारे इंक्रीजेज होते हैं उनको हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपकी लायबिलिटी है, हमने बात की थी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट होता है कि अगर आपका जितना भी बैंक बैलेंस है आपको उससे ज़्यादा पैसा चाहिए तो आप बैंक से परमिशन लेके ओवरड्राफ्ट कर लेते हैं। जितना आपका बैलेंस है उससे ज़्यादा आप विड्रॉ कर लेते हैं, वो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट है, आपने पैसा ज़्यादा ले लिया तो आपको उसको वापस करना है ऑब्वियसली, सो इट ऑल्सो बिकम्स योर लायबिलिटी। एंड जो लायबिलिटी होती है उसके इंक्रीजेस हमेशा क्रेडिट होते हैं आपकी बुक्स में। नेक्स्ट है आपके डेटर्स। डेटर्स आपके एसेट्स हैं और एसेट्स में इंक्रीज हमेशा डेबिट होते हैं। नेक्स्ट अक्रूड कमीशन। अक्रूड कमीशन का क्या मतलब होता है? आपकी कोई कमीशन है वो आपको वो अक्रूड है। अक्रूड है मतलब आपको आगे जाकर रिसीव होगी। कमीशन ड्यू हो गई पर अभी आपको रिसीव नहीं हुई तो आपका ये एक एसेट बन गया कि आगे जाके आपको ये कमीशन मिलेगी। इट इज़ योर एसेट एंड एसेट्स में इंक्रीजेस आर ऑलवेज डेबिटेड। एंड लास्ट है आपका इंटरेस्ट अर्नड। इंटरेस्ट आपने कुछ अर्न किया है, आया है आपके पास तो वो आपका रेवेन्यू बन गया, राइट। रेवेन्यू में इंक्रीजेस क्या होते हैं? हमेशा क्रेडिट किए जाते हैं हमारे इंक्रीजेस। यहाँ पे मैंने इनकम लिख दिया, इसको भी रेवेन्यू कर देते हैं। रेवेन्यू में हमारे इंक्रीजेस हमेशा क्रेडिट किए जाते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन 4। हमने देखा ये वाले हमारे अकाउंट्स हैं, इनकी नेचर क्या है और इनके अंदर अगर कोई इंक्रीजेस होंगे तो वो डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। अगली आपकी आती है इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन 5 कहती है एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। इलस्ट्रेशन 5 में आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई हैं। ये आपकी 10 ट्रांजैक्शंस दी गई हैं। आपको बताना है कि इन ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं उनकी नेचर क्या है, किस तरह से वो अफेक्ट हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, एंड उनको डेबिट किया जाएगा या क्रेडिट किया जाएगा। लेट्स सी नाउ। पहली आपकी ट्रांजैक्शन कहती है दिनेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। ठीक है, दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। तो कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए इसमें? कैश आ रहा है आपका, राइट। एंड दिनेश आपका प्रोप्राइटर है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो पैसा जो लेके आ रहा है वो उसकी कैपिटल बन जाएगी। ठीक है, कैश आपका कौन सा अकाउंट होता है? कैश आपका एसेट अकाउंट आ जाएगा मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से, एंड कैपिटल आपका कैपिटल ही हो जाएगा। कैश आपका बिजनेस में आ रहा है, राइट, तो एसेट इंक्रीज हो रहा है, इट विल बी एन इंक्रीज, एंड कैपिटल भी आपकी आ रही है, इंट्रोड्यूस हो रही है, तो कैपिटल भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब हमने देखा था कि एसेट्स में जो इंक्रीज होता है वो डेबिट होता है और कैपिटल में जो इंक्रीज होता है वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर जो एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है 5 लाख रुपए से, वो 5 लाख रुपए आपके डेबिट हो जाएंगे अगेंस्ट द एसेट, एंड यही 5 लाख आपके कैपिटल के अगेंस्ट क्रेडिट हो जाएंगे, बिकॉज कैपिटल में जो इंक्रीज होता है वो
क्रेडिट होता है। सो दिस वॉज वेरी सिंपल, समझ में आया, बहुत ही क्लियर है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगली आपकी ट्रांजैक्शन कहती है बोरोड मनी फ्रॉम नरेश ₹1 लाख। हमने नरेश से पैसा बोरो किया, बोरो किया तो हमें उसको पैसा वापस करना है, ये हमारा एक तरह से लोन हो गया। तो अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हुआ, हमारा कैश आया हमारे पास, हमने पैसा लिया तो कैश आया, साथ में हमारे पास लोन खड़ा हो गया, लोन फ्रॉम महेश। अगेन कैश आपका क्या है, एसेट है, एंड लोन आपका क्या है, लायबिलिटी है, राइट। कैश आ रहा है तो आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है, एंड लोन आ रहा है तो आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। सो सेम केस है। अब आप इस केस में भी आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है तो आपका जो पैसा है वो हमारा डेबिट हो जाएगा, कैश विल बी डेबिटेड, एंड सिमिलरली लोन आ रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। इस केस में हमारा कैश डेबिट हुआ और लोन फ्रॉम महेश क्रेडिट हुआ। अगला आपका आया परचेज फर्नीचर फॉर कैश फॉर 20,000 रुपीज फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। अब इस केस में हम कैश में खरीद रहे हैं तो हमें राज फर्नीचर हाउस का कुछ नहीं करना, फर्नीचर हमारा आ रहा है, राइट, फर्नीचर इज कमिंग एंड हमारा कैश जा रहा है, वी आर पेइंग द कैश, ठीक है। दोनों हमारे एसेट्स हैं, फर्नीचर भी हमारा एसेट है और कैश भी हमारा एसेट है, राइट। फर्नीचर हमारा आ रहा है तो वो इंक्रीज हो रहा है, एंड कैश हम पे कर रहे हैं तो वो हमारा डिक्रीज हो रहा है। अगेन हमने देखा था कि एसेट इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। सो इस केस में हमारा फर्नीचर डेबिट हो जाएगा 20,000 रुपीज से, एंड हमारा जो कैश है वो क्रेडिट हो जाएगा 20,000 रुपीज से। फाइन, कैश फर्नीचर आया, कैश गया, एक एसेट आया, एक एसेट गया, तो जो एसेट आया इंक्रीज हुआ वो डेबिट हो जाएगा और जो एसेट गया डिक्रीज हुआ वो क्रेडिट हो जाएगा। अगली आपकी ट्रांजैक्शन कहती है परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ फॉर 40,000 रुपीज। अब हमने दिल्ली सेफ कोई कंपनी है उससे फर्नीचर परचेज किया, इसमें हमारा कैश नहीं इन्वॉल्व हुआ, हमने जो दिल्ली सेफ है उससे फर्नीचर खरीदा ऑन क्रेडिट। सो यहाँ पे हमारा फर्नीचर आ रहा है एंड साथ में हमारा दिल्ली सेफ का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, विच अगेन विल बी योर लायबिलिटी। ये आपका क्रेडिटर बन जाएगा, राइट, एंड फर्नीचर आपका एसेट है। फर्नीचर अगेन आ रहा है तो फर्नीचर हमारा इंक्रीज हो रहा है, एंड लायबिलिटी हमारी नई बन रही है, वो भी इंक्रीज हो रही है हमारी बुक्स में। वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू लायबिलिटी इन आवर बुक्स, तो हमारी लायबिलिटीज भी इंक्रीज हुई इस केस में। अगेन एसेट्स हमारे इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट होते हैं, तो हमारा फर्नीचर का जो अकाउंट है वो 40,000 रुपीज से डेबिट हो जाएगा, एंड लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। सो दिल्ली सेफ का अकाउंट 40,000 रुपीज से क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। परचेज किया है आपने गुड्स को फॉर कैश, तो इस केस में आपके एक तो परचेजेस इफेक्ट हो रही हैं और कैश। परचेजेस क्या है आपके, परचेज आपका एक्सपेंस है, ठीक है, एक्सपेंस अकाउंट हो गया ये, एंड कैश अगेन आपका एसेट है। परचेजेस आपकी इंक्रीज हो रही हैं, आपने परचेज किया, आपके पास गुड्स आए तो इट इज एन इंक्रीज, एंड कैश आपने पे किया तो कैश इज अ डिक्रीज। अब हमारा रूल क्या कहता था, रूल कहता था कि एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो वो डेबिट होंगे और एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो वो क्रेडिट होंगे। इस केस में हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो परचेजेस का जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा 15,000 रुपीज से, एंड कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो जो एसेट्स हमारे डिक्रीज होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, तो कैश का अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश फॉर 30,000। फिर से परचेजेस की हैं पर कैश नहीं है, इस बारी महेश का अकाउंट इन्वॉल्व है। सो परचेजेस आ गई एंड महेश आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा, जिसको आपने बाद में पैसा देना है तो वो आपकी एक लायबिलिटी हो जाएगी। एंड परचेजेस अगेन आपके क्या हैं, एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस हैं तो वो बढ़ रहे हैं, राइट, एंड लायबिलिटी भी आपकी इंक्रीज हो रही है। परचेजेस के केस में इंक्रीजेस को हम डेबिट करते हैं, तो परचेजेस हमारी 30,000 रुपीज से डेबिट हो जाएंगी, एंड लायबिलिटी के केस में हम इंक्रीज को क्रेडिट करते हैं। जब हमारी कोई लायबिलिटी इंक्रीज होती है उसे हम क्रेडिट करते हैं, तो महेश का अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा 30,000 रुपीज से। नेक्स्ट आपकी ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू करीम। नाउ यहाँ पे कैश है, ठीक है,
सेल की है हमने, तो सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व है और कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। सेल्स आपकी क्या होती है? सेल्स आपका रेवेन्यू होता है, सेल्स करने से आपको पैसा मिलता है, तो ये रेवेन्यू अकाउंट है। एंड कैश अगेन इज योर एसेट अकाउंट। रेवेन्यू के केस में यहाँ पे सेल्स हो रही हैं, ठीक है, सेल्स हो रही हैं तो आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। एंड कैश आपका एसेट है, सेल करने पे आपको कैश मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, तो वो भी आपकी एक इंक्रीज हो गया कि आपका कैश अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू के केसेस में हमने देखा था कि इंक्रीज क्रेडिट किया जाता है और डिक्रीज डेबिट किया जाता है। तो अगर यहाँ पे हमारी सेल्स से हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो हम इस अमाउंट को क्रेडिट करेंगे, सेल्स आपकी क्रेडिट हो जाएंगी। एंड कैश रिसीव हो रहा है, एसेट इंक्रीज कर रहा है, तो एसेट का जो इंक्रीज है उसे हम डेबिट करते हैं, सो हमारा कैश डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। क्रेडिट है, राइट, तो आपका श्याम का अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हुआ। एंड आपकी अगेन सेल्स है, सेल्स आपकी रेवेन्यू है और श्याम आपका डेटर खड़ा हो गया कि आपने आगे जाके इससे पैसा रिसीव करना है। रिसीव करना है तो अगेन ये आपका एसेट हो जाएगा। इस केस में भी आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आपका डेटर खड़ा हो रहा है और आपकी रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है। एसेट्स में जो इंक्रीज होता है वो डेबिट किया जाता है, सो शाम का जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा 30,000 रुपीज से। एंड रेवेन्यूज में जो इंक्रीज होता है उसको क्रेडिट किया जाता है, तो सेल्स हमारी यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगी 30,000 रुपीज से। नेक्स्ट आपकी ट्रांजेक्शन है कैश रिसीव्ड फ्रॉम शाम 20,000 रुपीज। अब यहाँ पे हमने जो शाम का अकाउंट खड़ा किया था उससे हमने कैश रिसीव कर लिया, ठीक है, उसने हमें पेमेंट कर दी, तो यहाँ पे शाम का ही अकाउंट इन्वॉल्व है एंड कैश का अकाउंट इन्वॉल्व है। शाम हमारा यहाँ पे एसेट था तो यहाँ पे भी हमारा एसेट हो जाएगा और कैश भी हमारा एसेट होता है। अब क्या हुआ कि शाम का हमने डेटर खड़ा किया था, उस वक्त एसेट इंक्रीज हो रहा था, पर अब इसने रीपेमेंट कर दी तो हमारा डेटर कम हो जाएगा, इसने पैसे दे दिए तो इसका डेटर कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो एसेट है वो डिक्रीज हो रहा है। एंड जो कैश हमें आ रहा है उससे जो पैसा मिल रहा है तो ये वाला एसेट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। एसेट्स में जो इंक्रीज होता है वो डेबिट होता है और डिक्रीज होता है वो क्रेडिट होता है। सो बिकॉज शाम का अकाउंट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, राइट। 20,000 रुपीज से शाम का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और कैश रिसीव हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो कैश का अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा अगेन 20,000 रुपीज से। एंड लास्ट आपकी ट्रांजैक्शन है कैश पेड टू महेश। हमने यहाँ पे महेश का अकाउंट खड़ा किया था, महेश की लायबिलिटी खड़ी की थी, अब हमने उसको पैसा दे दिया, तो अब यहाँ पे अकाउंट्स इन्वॉल्व है महेश एंड अगेन कैश। महेश हमारी एक लायबिलिटी थी एंड कैश हमारा एसेट था। लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हुई, हमने उसको पैसा दे दिया तो हमारी लायबिलिटी कम हो गई ना हमारे बुक्स में। एंड कैश हमने पे किया तो वो भी डिक्रीज हुआ। हमने पढ़ा था कि लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है उसे हम क्रेडिट करते हैं और लायबिलिटी डिक्रीज होती है उसे हम डेबिट करते हैं। यहाँ पे हमारा महेश का अकाउंट कम हो रहा है, हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो महेश का अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। एंड कैश हमारा एसेट था, एसेट भी हमारा कम हो रहा है और एसेट्स में हमने देखा था कि जब एसेट का अकाउंट कम होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे कैश अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे 10,000 रुपए से ही। दिस वॉज योर इलस्ट्रेशन 5। हमने देखा कि ये ट्रांजेक्शंस हैं, इनमें क्या क्या अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, क्या क्या नेचर है, कैसे अफेक्ट हो रहे हैं ये अकाउंट्स, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। दैट वॉज ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 5। नेक्स्ट है आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन 6 कहती है एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट, स्टेट व्हिच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। सेम है, बस डिफरेंट ट्रांजेक्शंस हैं। लेट्स सी नाउ। सो नाउ गाइज दिस इज योर इलस्ट्रेशन 6। अगेन कुछ ट्रांजेक्शंस दी गई हैं, हमें देखना है कि कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, क्या नेचर है इन अकाउंट्स की, कैसे अफेक्ट हो रहे हैं, क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। सो नाउ पहली ट्रांजेक्शन आपकी कहती है अनुज स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1 लाख। क्या क्या अकाउंट्स इन्वॉल्व है यहाँ पे? कैपिटल एंड अगेन योर कैश अकाउंट। कैपिटल आ रही है अनुज की और कैश आ रहा है बिजनेस में। कैपिटल आपका हो गया कैपिटल अकाउंट और कैश हो गया आपका एसेट अकाउंट, ठीक है। कैपिटल आ रही है तो वो इंक्रीज हो रही है एंड कैश आ रहा है तो वो भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। हमने पढ़ा था कैपिटल अकाउंट अगर इंक्रीज होता है तो वो हमारा क्रेडिट होता है। सो इस केस में हमारा कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख रुपए से
एंड कैश इंक्रीज हो रहा है तो वो हमारा डेबिट हो जाएगा. एसेट्स इंक्रीज इन एसेट्स आर ऑलवेज डेबिटेड. सो इस केस में कैपिटल हमारी क्रेडिट हो जाएगी और कैश हमारा डेबिट हो जाएगा. दूसरा आपका ट्रांजेक्शन कहती है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक फॉर ओपनिंग एन अकाउंट. सो यहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट इन्वॉल्व है एंड बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है. ठीक है, दोनों आपके एसेट्स हैं. कैश भी आपका एसेट होता है और बैंक भी आपका एसेट होता है, राइट. कैश हमारा डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमारे पास से कैश जा रहा है तो वो एक डिक्रीज हो जाएगा. और बैंक अकाउंट हम ओपन कर रहे हैं, बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा. एसेट्स में जो इंक्रीज है वो डेबिट किया जाता है और डिक्रीज क्रेडिट किया जाता है. तो इस केस में कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा 50,000 रुपीज से एंड बैंक हमारा इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा 50,000 रुपीज से ही. अगला है आपका विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज. पर्सनल यूज है तो आपकी ड्राइंग्स है एंड आपका कैश इन्वॉल्व है. ड्राइंग आपकी क्या आ जाती है, अगेन कैपिटल अकाउंट है वो, एंड कैश आपका क्या आ जाता है, आपका एसेट अकाउंट है. ड्राइंग्स हो रही हैं तो आपकी कैपिटल कम हो रही है ना. कैपिटल आपकी डिक्रीज हो रही है इस केस में बिकॉज आपने पैसा निकाल लिया. पैसा निकालते हैं तो आपकी जो ड्राइंग्स हैं वो कैपिटल में से माइनस करते हैं हम, अगर आपको याद हो तो. एंड एसेट्स आपके, एंड जो कैश है आपका वो एसेट है और एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है ये भी क्योंकि आप कैश विदड्रॉ कर रहे हैं तो ये भी डिक्रीज होगा. कैपिटल अकाउंट में अगर कुछ डिक्रीज होता है तो वो डेबिट किया जाता है. तो ड्राइंग्स हमारी यहाँ पे डेबिट हो जाएंगी एंड एसेट्स में जो डिक्रीज होता है वो क्रेडिट किया जाता है तो कैश हमारा यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 10,000 रुपीज. अब यहाँ पे हमने क्या किया, कैश विड्रॉ किया बैंक से तो हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है और हमारा जो बैंक है वो डिक्रीज हो रहा है, राइट. दोनों हमारे एसेट्स हैं. सो एसेट्स में जो इंक्रीज है वो हमारा डेबिट होता है और डिक्रीज क्रेडिट होता है. तो इस केस में कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगा और बैंक हमारा डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम डेटर श्याम फॉर 5,000 रुपीज. यहाँ पे हम चेक रिसीव कर रहे हैं. चेक रिसीव कर रहे हैं तो वो हमारा चेक इन हैंड हो जाएगा. चेक इन हैंड है और आपका जो दूसरा अकाउंट है वो है श्याम का अकाउंट जो आपका एक डेटर था. चेक इन हैंड आपका एसेट है. चेक इन हैंड इज ऑल्सो लाइक योर कैश. आपके पास चेक है तो इट इज सिमिलर टू आपके पास कैश है. चेक इन हैंड आपका एसेट है एंड श्याम भी आपका एसेट है बिकॉज वो आपका डेटर था. चेक इन हैंड से आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है एंड आपका जो डेटर था उसने आपको पेमेंट कर दी तो आपका डेटर डिक्रीज हो रहा है. एसेट इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट. तो चेक इन हैंड को हम डेबिट कर देंगे और एसेट डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं तो श्याम के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे इस केस में. नेक्स्ट है डिपॉजिटेड श्याम्स चेक नेक्स्ट डे फॉर 5,000 रुपीज. अब हमने क्या किया, जो ये वाला चेक था हमारे पास चेक इन हैंड उसको डिपॉजिट कर दिया. तो चेक इन हैंड इसमें इन्वॉल्व हो रहा है एंड साथ में चेक जो आपका डिपॉजिट होता है वो बैंक में डिपॉजिट होगा तो आपका बैंक बढ़ जाएगा. दोनों अगेन आपके एसेट्स हैं. चेक इन हैंड भी आपका एसेट है और बैंक भी आपका एसेट है. चेक इन हैंड आपके पास से कम हो रहा है तो वो डिक्रीज हो जाएगा और चेक बैंक में जा रहा है तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा. अब एसेट्स का इंक्रीज क्या होता है, एसेट्स का इंक्रीज डेबिट होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और चेक इन हैंड आपका डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा. नेक्स्ट आपका अकाउंट है पेड टू क्रेडिटर महेश बाय चेक ₹10,000. अब यहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, महेश इन्वॉल्व हो रहा है आपका. वो आपका एक क्रेडिटर था, आपकी लायबिलिटी थी, ठीक है. एंड आप चेक से पे कर रहे हैं तो आपका बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है विच इज योर एसेट. आपकी लायबिलिटी यहाँ पर आप उसको पे कर रहे हैं तो आपकी लायबिलिटी कम हो रही है एंड बैंक से पे कर रहे हैं तो आपका एसेट भी कम हो रहा है ना. एसेट कम होता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम करते हैं क्रेडिट. तो बैंक अकाउंट आपका यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा और जो लायबिलिटी आपकी कम होती है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट. तो महेश का अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा. क्रेडिटर जो आपके खड़े थे वो कम हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे और बैंक अकाउंट जो आपका था वो भी कम हो रहा है तो वो आपका क्रेडिट हो जाएगा. नेक्स्ट आपकी ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी टू स्टाफ. सैलरी पे की आपने, ठीक है, और कैश पे कर रहे होंगे तो आपका कैश इन्वॉल्व है. सैलरी क्या है, आपका एक्सपेंस है
एंड कैश अगेन आपका एसेट है। एक्सपेंस आपका बढ़ रहा है, ठीक है, खर्चा बढ़ रहा है तो वो इंक्रीज है। कैश पे कर रहे हैं तो आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है। फाइन, अब एसेट डिक्रीज होता है तो उसको क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। तो कैश अकाउंट आपका यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा 20,000 रुपीज से। एंड एक्सपेंस जब हमारा इंक्रीज होता है उसको हम डेबिट करते हैं, तो सैलरी अकाउंट यहाँ पे आपका डेबिट हो जाएगा सेम अमाउंट से। सैलरी डेबिट हुई और कैश आपका क्रेडिट हुआ। नेक्स्ट है पेड रेंट बाय चेक ₹6,000। रेंट जा रहा है आपका, रेंट इज योर एक्सपेंस एंड आप चेक से पे कर रहे हैं तो आपका बैंक इन्वॉल्व हो रहा है विच इज योर एसेट। एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो रहा है एंड पेमेंट कर रहे हैं तो आपका बैंक कम हो रहा होगा तो आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है। एसेट डिक्रीज होता है तो वो होता है आपका क्रेडिट, तो आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो वो होता है आपका डेबिट। तो यहाँ पे आपका रेंट अकाउंट डेबिट हो गया और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। एंड लास्ट आपका ट्रांजेक्शन है पेड इंटरेस्ट ऑन लोन ₹5,000। इंटरेस्ट ऑन लोन आपने पे किया, इंटरेस्ट ऑन लोन कैश से पे किया होगा तो कैश। इंटरेस्ट ऑन लोन अगेन क्या है, आपका खर्चा है एंड कैश क्या है, आपका एसेट है। खर्चा बढ़ रहा है और एसेट कम हो रहा है। खर्चा बढ़ता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट, एंड एसेट कम होता है तो उसको हम करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट हो गया 5,000 रुपये से और कैश आपका क्रेडिट हो गया 5,000 रुपये से ही। सो नाउ दिस वॉज योर इलस्ट्रेशन 6। इलस्ट्रेशन 6 हमारी खत्म हुई। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है बैलेंसिंग एन अकाउंट। अकाउंट को कैसे बैलेंस किया जाता है। At the end of a period, say a day, month or year, it may be necessary to note the balance in an account. A balance of an account is the difference between the total of its debit side and the credit side. If total of the debit side is more than the total of the credit side, the account is said to have a debit balance, and it has a credit balance when the total of credits is more than the total of debit side. At the end of a particular period, चाहे वो डे हो, मंथ हो, वीक हो, ईयर हो, हर एक पीरियड के एंड में हमें देखना होता है कि हमारा अकाउंट का बैलेंस क्या है। ठीक है, हमारे अकाउंट में बैलेंस कितना बचा हुआ है। बैलेंस क्या होता है, अब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का अगर हम टोटल करेंगे तो जो साइड कम है उसमें जो डिफरेंस है डेबिट और क्रेडिट का वो आपका बैलेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका डेबिट साइड का टोटल 1 लाख रुपए है पर क्रेडिट साइड का 50,000 रुपीज है, तो जो ये डिफरेंस है 50,000 रुपीज का दैट विल बी योर बैलेंस। अगर हमारा डेबिट साइड का जो टोटल है वो ज्यादा है क्रेडिट साइड से तो उसे हम कहेंगे कि हमारा डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड पे हमारा बैलेंस ज़्यादा है। एंड वाइस वर्सा अगर हमारा क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा है डेबिट साइड से तो इट इज़ सेड टू हैव अ क्रेडिट बैलेंस। द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग इज एज फॉलोज। टोटल द टू साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट, दोनों साइड्स का हम टोटल लगाते हैं। कैलकुलेट द डिफरेंस इन टोटल्स ऑफ द टू साइड्स, द डिफरेंस इज द बैलेंस। वो हमने एग्जांपल लिया था कि डेबिट साइड का बैलेंस 1 लाख रुपए है, क्रेडिट साइड का 50,000 है, दोनों का हमने टोटल किया, फिर हमने देखा कि दोनों में डिफरेंस कितना है। 50,000 का डिफरेंस है तो 50,000 इज योर बैलेंस। एंटर द डिफरेंस इन द साइड विद शॉर्टर टोटल, नाउ द टोटल ऑफ टू साइड्स विल मैच। डेबिट साइड में 1 लाख था, क्रेडिट साइड में 50,000 था। 50,000 का जो डिफरेंस आया उसको हम क्रेडिट साइड में डाल देंगे कि ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। 50,000 की अगर हमने एंट्री डाली तो ये भी क्रेडिट साइड भी हमारी 1 लाख रुपए हो गई, डेबिट भी 1 लाख है, क्रेडिट भी 1 लाख है, दोनों का टोटल मैच कर गया तो हमारा अकाउंट बैलेंस हो गया। उसे हम कहते हैं बैलेंसिंग द अकाउंट, कि हमारा जो टोटल है दोनों साइड्स का इट शुड मैच। इफ क्रेडिट साइड इज शॉर्टर देन द अमाउंट इज एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड बाय राइटिंग बाय बैलेंस कैरिड डाउन in the particulars column. It is carried forward by writing in the debit balance side to balance brought down. अगर हमारा क्रेडिट साइड कम होता है, ठीक है, हमारा डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम है, तो हम क्रेडिट साइड के एंड में लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन बाय बैलेंस CD, और जो डिफरेंस था दोनों का वो हम बैलेंस के सामने डाल देंगे, उससे हमारा टोटल मैच कर जाएगा। एंड वाइस वर्सा अगर हमारा डेबिट साइड कम है तो जो डिफरेंस है उसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन और टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। CD इज कैरिड डाउन, CF इज कैरिड फॉरवर्ड।
डेबिट साइड पे हम टू लिखते हैं और क्रेडिट साइड पे हम बाय लिखते हैं। डेबिट साइड पे टू बैलेंस कैरिड डाउन करके जो डिफरेंस है दोनों का वो वहां पर लिख देंगे। उससे क्या होगा, हमारे अगेन दोनों साइड्स का टोटल मैच कर जाएगा, तो हमारा अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। इफ डेबिट साइड इज शॉर्टर देन द अमाउंट इज एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड बाय राइटिंग टू बैलेंस कैरिड डाउन इन द पर्टिकुलर कॉलम। इट इज कैरिड फॉरवर्ड बाय राइटिंग ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट बीइंग अ क्रेडिट बैलेंस। कोई भी आपका यहाँ पे अकाउंट है, ठीक है, दिस इज योर डेबिट साइड एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड। डेबिट साइड का आपका टोटल बन रहा था 1 लाख रुपए, ठीक है, एंड क्रेडिट साइड का आपका टोटल बन रहा था 50,000 रुपीज। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 50,000 रुपीज, उसको हम कहेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये वाला बैलेंस मेरा कैरी डाउन हो रहा है, तो इसको मैं लिखूंगी बाय बैलेंस कैरिड डाउन 50,000 रुपीज। अगले पीरियड में जब मैं इस बैलेंस को लेके जाऊंगी तो इसको मैं लिखूंगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। BD मतलब ब्रॉट डाउन, CD मतलब कैरिड डाउन। तो ये वाला बैलेंस जब मैं अगले पीरियड में कैरी फॉरवर्ड करूंगी उससे मैं लिखूंगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जिस साइड में मेरा बैलेंस आता है उसके ऑपोजिट साइड में मैं उसको लेके जाती हूँ। सिमिलरली अगर मेरा डेबिट साइड पे बैलेंस होता तो उसको मैं क्रेडिट साइड पे लेके जाती, उसको मैं लिखती बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जब मेरा बैलेंस निकलता है उसको मैं कैरिड डाउन बोलती हूँ क्योंकि उसको मैं आगे कैरी करने वाली हूँ, और जब मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करती हूँ, जब मैं उसको लेके आती हूँ अगले पीरियड में, तो वो मेरा होता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। इट हैज बीन ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड। एज एन इलस्ट्रेशन फॉलोइंग अकाउंट इज गिवन विद इमेजिनरी अमाउंट्स। नाउ लेट्स सी, ये हमें एक एग्जांपल दी गई है, इमेजिनरी ट्रांजैक्शन दी गई है, एक इमेजिनरी अकाउंट दिया गया है टू अंडरस्टैंड बैलेंसिंग कैसे होती है। रंजन मेरा कोई सप्लायर था जिससे मैंने परचेजेस की अप्रैल 7 को 40,000 रुपीज़ की। 40,000 रुपीज़ को मैंने इसे परचेजेस की, मैंने इसको कैश दिया 10,000 रुपीज़ का, इसको मैंने कुछ रिटर्न कर दिए 1,500 रुपीज़ के, और इसको मैंने बैंक पेमेंट की 20,000 रुपीज़ की। अब अप्रैल 30 को मुझे बैलेंस करना है अकाउंट को, तो इस साइड का टोटल मेरा आ रहा है 40,000 रुपीज़ एंड इस साइड का मेरा टोटल आ रहा है 31,500 रुपीज़। ये वाला टोटल कम है तो इस साइड पे मेरा बैलेंस आएगा, दोनों का जो डिफरेंस है 8,500 रुपीज़, वो मेरा एज ऑन अप्रैल 30 डिफरेंस बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। इस बैलेंस को मैं कैरी डाउन कर रही हूँ। नाउ अब मेरा मे 1 आ गया, फर्स्ट में आ गया, तो ये वाले बैलेंस को मैं यहाँ लेके जाऊंगी 8,500 रुपीज़ एंड इसको मैं लिखूंगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस को मैं नीचे लेके आई हूँ, आई हैव ब्रॉट इट डाउन फ्रॉम हियर, सो इसको मैं फर्स्ट में को लिखूंगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो मेरा बैलेंस यहाँ था उसको मैं उठाकर यहाँ ले आऊंगी। दिस इज हाउ balancing of an account is done. The account shows that the firm has a liability towards Ranjan for 8,500 rupees. इससे मेरा पता चलता है कि रंजन को मुझे 8,500 रुपीज़ अभी देने हैं। 40,000 में से 10,000 मैंने पहले ले दिया, 20,000 मैंने दे दिया बाद में, 1,500 के मैंने गुड्स रिटर्न कर दिए, तो मेरी नेट परचेजेस 38,500 की हो गई। आफ्टर गिविंग हिम अ पेमेंट ऑफ 30,000 रुपीज़, 8,500 रुपीज़ मेरा अभी भी बैलेंस है, दैट इज आई स्टिल हैव टू पे रंजन 8,500 rupees. It is to be noted that revenue and expenses accounts are not balanced. They are totaled and closed by transferring them to trading and profit and loss account. Balances in asset, liability and capital accounts are transferred to the balance sheet. जो हमारे expenses के या revenues के accounts होते हैं ना, उनको हम total नहीं करते, उनको हम balance नहीं करते, उनका जो भी total आता है उसको हम profit and loss में ले जाते हैं, and जो हमारे assets, liabilities या capital के accounts होते हैं उनको हम balance करते हैं और उनको balance करके हम balance sheet में ले जाते हैं। In other words, at the end of the year, all the nominal accounts are closed by transferring their balances to trading and profit and loss account, and the personal and real accounts are balanced and their balances are carried forward to the next year. जो भी हमारे रियल या पर्सनल अकाउंट्स हैं वो हमारे एसेट अकाउंट्स हो गए, एसेट या लाइबिलिटी अकाउंट्स होते हैं, उनको हम बैलेंस करके अगले साल में उनका बैलेंस ले जाते हैं, और जो खर्चों का नॉमिनल अकाउंट्स के जो बैलेंसेस होते हैं उनको हम सेम ईयर में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हैं। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स इज ऑल्सो डिस्कस्ड इन द चैप्टर ऑन लेजर। अगला आगे जाके हम एक चैप्टर पढ़ेंगे लेजर के ऊपर, उसके अंदर बैलेंसिंग ज्यादा अच्छे से और ज्यादा डीपली एक्सप्लेन की गई है। अगला आपका टॉपिक आता है सिग्निफिकेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इन अकाउंट्स। सम अकाउंट्स शो डेबिट बैलेंस एंड सम अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंसेस। These balances are as follows.
Credit balance in capital account means amount due to the owner of the business. In other words, the amount invested in the business by the owner. Capital account में अगर मेरा credit balance आता है, उसका मतलब है कि इतना पैसा मैं अभी ओनर को ओ करता हूँ, मुझे मेरे ओनर की ये कैपिटल वापस करनी है, तो ये बिजनेस की एक लायबिलिटी है. अगर लायबिलिटी में कोई क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल अकाउंट में कोई क्रेडिट बैलेंस होता है, इट मीन्स दैट द बिजनेस owes this money to the other person. Credit balance in a bank loan account, suppliers account, etc. means amount payable by the business, that is it is the liability of the business. Again, liability account में मेरा अगर credit balance खड़ा होगा तो उसका मतलब है कि मेरी business की ये liability है which I have to repay in the coming future. Debit balance in cash, bank, debtors account means cash in hand, cash at bank and amount receivable against सेल रिस्पेक्टिवली. अगर मेरा कोई एसेट है, एसेट में मेरा डेबिट बैलेंस आ रहा है, इट मीन्स दैट इट इज़ एन एसेट, इसका मुझे फ़ायदा होगा आगे जाके. कैश अकाउंट है तो मतलब मेरे हाथ में इतना कैश है, बैंक अकाउंट है तो मतलब मेरा बैंक में बैलेंस इतना है, और डेटर्स में अगर मेरा डेबिट बैलेंस है तो उसका मतलब है कि इस डेटर से मुझे आगे जाके पैसा रिसीव होगा. क्रेडिट बैलेंस इन डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एक्सेट्रा मीन्स इनकम अर्नड बाय द बिजनेस. अगर मेरा कोई इनकम का, रेवेन्यू का अकाउंट है, उसमें क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि इतना पैसा मेरे बिजनेस ने अर्न किया है, इट इज माय रेवेन्यू. एंड डेबिट बैलेंस इन डिस्काउंट अलाउड, सैलरी अकाउंट, रेंट रिसीव्ड, रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट एक्सेट्रा मींस एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द बिजनेस. कोई मेरा खर्चे का अकाउंट है, उसमें मेरा डेबिट बैलेंस आ रहा है तो मतलब मेरे बिजनेस ने इतना खर्चा किया है. हर अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का अलग अलग मतलब होता है. It can be summarized as follows. A debit balance is either an asset or an expense. ये हमने देखा था जब हमने रूल्स पढ़े थे कि जब हमारा कोई एसेट इंक्रीज होता है या हमारा कोई खर्चा इंक्रीज होता है उससे हम डेबिट करते हैं. तो डेबिट बैलेंस का मतलब है कि हमारे पास इतना एसेट है या इतना हमारा खर्चा हुआ है. And a credit balance shows income earned or liability or the amount invested by the proprietor. क्रेडिट बैलेंस है तो मतलब उतना हमारा रेवेन्यू है या इतनी हमारी लायबिलिटी है या इतना हमारा कैपिटल खड़ा है हमारे प्रोप्राइटर का. बैलेंसिंग इन अकाउंट इज नेसेसरी टू असर्टेन द नेट इफेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस पोस्टेड टू दैट अकाउंट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड. अगर हमें देखना है कि नेट इफेक्ट कितना है अकाउंट का, टोटल खर्चा कितना है, टोटल रेवेन्यू कितना है, एसेट्स ज़्यादा हैं या लायबिलिटीज ज़्यादा हैं, वो चीज़ को असर्टन करने के लिए हमें एक अकाउंट को बैलेंस करना इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी. आगे हमें कुछ और इलस्ट्रेशंस दी गई हैं, लेट्स डू देम, लेट्स सॉल्व देम एंड उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे. अगेन कुछ सॉल्व कुछ अनसॉल्व, जस्ट गो थ्रू देम. पहले हम इलस्ट्रेशन 7 देखते हैं. प्रिपेयर अ टी शेप अकाउंट ऑफ फर्नीचर एंड एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस. सो नाउ ये हो गया मेरा फर्नीचर अकाउंट टी शेप में. फर्नीचर मेरा एसेट है, तो एसेट में जब भी कोई इंक्रीज होता है उसे हम डेबिट करते हैं, तो डेबिट साइड पे मैं अपने इंक्रीजेस नोट करूंगी, और जब कोई डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड पे मैं डिक्रीजेस नोट करूंगी. पहली ट्रांजेक्शन कहती है फर्नीचर परचेज फॉर 50,000 रुपीज. ठीक है, पहला है आपका फर्नीचर परचेज्ड. उससे क्या होगा, मेरा पैसा जा रहा है तो मैं एंट्री डालूंगी टू कैश 50,000 रुपीज, बिकॉज फर्नीचर परचेज हो रहा है तो कैश जा रहा है मेरा, राइट. दूसरी एंट्री मेरी कहती है फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग 10,000 रुपीज. दूसरी एंट्री आ गई मेरी फर्नीचर सोल्ड. फर्नीचर मैंने सेल किया है तो मेरा फर्नीचर कम हो रहा है पर मेरा कैश आ रहा है, तो मैं बाय कैश डालूंगी यहाँ पे 10,000 रुपीज. तीसरी मेरी एंट्री है फर्नीचर परचेज. अगेन फर्नीचर मैंने परचेज किया, मेरा फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे मेरी एंट्री डल जाएगी टू कैश 15,000 रुपए. चौथी मेरी एंट्री है ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड. पुराना फर्नीचर मैंने निकाल दिया, मैंने फर्नीचर बेच दिया या वो जो भी किया, ओल्ड फर्नीचर मेरा डिस्कार्ड हो गया. डिस्कार्ड किया मैंने तो मतलब निकाल दिया, मेरा फर्नीचर कम हो रहा है, तो इसकी एंट्री जाएगी मेरी क्रेडिट साइड पे 5,000 रुपीज. नेक्स्ट मेरी एंट्री कहती है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. डेप्रिसिएशन है तो फर्नीचर अकाउंट मेरा कम होगा, खर्चा पड़ रहा है मेरा, डेप्रिसिएशन की फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, तो ये भी मेरा क्रेडिट साइड पे जाएगा. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये है मेरा 3,000 रुपीज. फाइन. सो अब ये एंट्रीज डालने के बाद मुझे इस अकाउंट को बैलेंस करना है. बैलेंस करना है तो मैं देखूंगी मेरा डेबिट बैलेंस का मेरा डेबिट साइड का टोटल है 65,000 रुपीज एंड मेरा जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो है मेरा 18,000 रुपीज. फाइन. 18,000 रुपीज है.
दोनों का डिफरेंस क्या आया मेरा 47,000 रुपीज। सो दिस विल बी माई बैलेंस। और क्योंकि मेरा डेबिट साइड ज़्यादा है तो मैं क्रेडिट साइड पे बैलेंस दिखाऊंगी 47,000 रुपीज़ का। इसको डालने के बाद मेरा इसका क्रेडिट साइड का टोटल भी 65,000 हो गया, हेंस मेरा अकाउंट जो है वो बैलेंस हो गया। डेप्रिसिएशन इज अ परमानेंट एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू यूज, एफ्लक्शन ऑफ टाइम, ऑब्सोलिसेंस एटसेट्रा। हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन क्या होता है। विद दिस हमारा ये वाला अकाउंट बैलेंस हो गया एंड दैट वाज ऑल वी वर लुकिंग फॉर इन द इलस्ट्रेशन नंबर 7। अब इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या कह रही है? ओपन अ टी शेप अकाउंट ऑफ अ क्रेडिटर मोहन एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। अगेन अब हमें बनाना है मोहन का अकाउंट, ठीक है। इसी में डिफरेंस डालते हैं। मोहन का अकाउंट है हमारा हु इज अवर क्रेडिटर। तो क्रेडिटर में क्या होता है? डिक्रीजेस डेबिट होते हैं, तो डेबिट साइड पे हमारा डिक्रीज आ जाएगा, और इंक्रीजेस क्रेडिट होते हैं तो जो इंक्रीजेस हैं वो क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। लायबिलिटी अकाउंट है तो लायबिलिटी इज ऑपोजिट टू योर एसेट अकाउंट। इस तरह से उसका टी शेप अकाउंट बनेगा। पहली ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। परचेज किए हमने मोहन से परचेज किया तो मोहन का अकाउंट बढ़ गया तो यहाँ पे पहली एंट्री जाएगी परचेजेस की, परचेजेस फ्रॉम मोहन, ठीक है। इसकी अमाउंट है 50,000 रुपीज। 50,000 से मेरा मोहन का अकाउंट बढ़ गया। दूसरी है पेड टू मोहन। मैंने पेमेंट की मोहन के लिए तो मोहन का अकाउंट कम हो जाएगा, है ना। तो पेमेंट मेड टू मोहन उसका डिक्रीज हो जाएगा। कितना अमाउंट है इसका? 30,000 रुपीज। 30,000 रुपीज से मोहन का अकाउंट कम हो जाएगा, तो मेरी जो एंट्री है वो डेबिट साइड में चली जाएगी। तीसरी एंट्री है गुड्स रिटर्न टू मोहन। मैंने कुछ जो गुड्स यहाँ पे परचेज किए थे वो उसको रिटर्न कर दिए तो मेरा मोहन का अकाउंट अगेन कम हो जाएगा। कम हो रहा है तो इधर जाएगा एंट्री गुड्स रिटर्न की, विच विल बी योर 3,000 रुपीज का आपका अकाउंट कम हो रहा है। एंड लास्ट है अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट 10,000 रुपीज। मैंने दोबारा से उससे परचेजेस की हैं, राइट। परचेजेस दोबारा से की हैं, उसका अकाउंट बढ़ गया तो 10,000 रुपीज से उसका अकाउंट बढ़ जाएगा। अब इस अकाउंट को बैलेंस करते हैं। इसका टोटल आ रहा है 60,000 रुपीज एंड इस साइड का टोटल आ रहा है मेरा 33,000 रुपीज। 33,000 रुपीज है तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा 27,000 रुपीज, वो मेरा क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, विच विल कम ऑन माई डेबिट साइड। तो डेबिट साइड पे 27,000 रुपीज मेरा आ जाएगा बैलेंस कैरीड डाउन। अब मैंने यहाँ पे बैलेंस की एंट्री डाल दी तो इसका टोटल भी 60,000 हो गया और इसका भी। सो ये अकाउंट मेरा बैलेंस हो गया। दिस विल बैलेंस माई अकाउंट विच आई हैव ओपन फॉर मोहन इन माई बुक्स। अगली इलस्ट्रेशन अगेन राइट अ टी शेप अकाउंट फॉर गुरमान अ डेटर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। अब इस बार जो मेरा अकाउंट बन रहा है वो बन रहा है मेरा गुरमान के लिए। गुरमान मेरा क्या है? डेटर है। सो डेटर इज एन एसेट, राइट। गुरमान का अकाउंट है, गुरमान मेरा डेटर है, डेटर मेरा एसेट है। एसेट्स में इंक्रीजेस को डेबिट किया जाता है एंड डिक्रीजेस को क्रेडिट किया जाता है। सो डेबिट साइड पे मेरे इंक्रीजेस आ जाएंगे और क्रेडिट साइड पे मेरे डिक्रीजेस आ जाएंगे। नाउ लेट्स सी एंट्रीज क्या कहती हैं। पहली एंट्री कहती है गुड्स सोल्ड टू गुरमान। मैंने गुड्स सेल किए गुरमान को, ठीक है। तो गुरमान का अकाउंट बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मेरा डेटर खड़ा हो जाएगा। सो सेल्स मेड टू गुरमान से गुरमान का अकाउंट बढ़ जाएगा। मैं दूसरा पेन यूज करती हूँ, आई थिंक ये खत्म हो गया है, चल नहीं रहा है। सो लेट्स राइट विद द रेड पेन। तो गुरमान का अकाउंट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि मैंने इसको सेल्स की, ठीक है। अमाउंट है मेरा 80,000 रुपीज से मेरा गुरमान का अकाउंट बढ़ गया। दूसरी एंट्री क्या कहती है? दूसरी कहती है कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुरमान। गुरमान ने पैसे दिए तो गुरमान का अकाउंट कम हो गया, राइट। तो कैश रिसीव्ड मेरा डिक्रीज में चला जाएगा 30,000 रुपीज से। तीसरी एंट्री मेरी कहती है डिस्काउंट अलाउड टू गुरमान। मैंने गुरमान को कुछ डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो डिस्काउंट अलाउ किया तो गुरमान का अकाउंट अगेन कम हो गया, राइट। डिस्काउंट अलाउड है सो गुरमान का अकाउंट कम हो जाएगा विद 2,000 रुपीज। तो ये भी मेरी एक क्रेडिट एंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट मेरी एंट्री है गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू गुरमान 10,000 रुपीज। नाउ ये वाली जो एंट्री है ना गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू गुरमान, इससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा गुरमान के अकाउंट पे, क्योंकि मैंने
सेल की और कैश रिसीव कर लिया, तो गुरमान के अकाउंट पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा ना। गुरमान तो मेरा डेटर का अकाउंट है, अगर मैंने उसको क्रेडिट पे सेल की होती तो इधर एंट्री जाती, बट बिकॉज मैंने कैश सेल की है तो गुरमान के अकाउंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये वाली एंट्री मेरी इस अकाउंट में नहीं जाएगी। नेक्स्ट मेरी एंट्री है कैश चेक रिसीव्ड फ्रॉम गुरमान 20,000 रुपीज़। गुरमान ने मुझे चेक दिया, ठीक है, चेक दिया तो उसका अकाउंट कम हो जाएगा, बैलेंस कम हो जाएगा। सो चेक रिसीव्ड है 20,000 रुपीज़ से, हेंस इसका अकाउंट कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए क्रेडिट साइड पे ही एंट्री जा रही है। एंड लास्ट है सेल्स रिटर्न बाय गुरमान 5,000 रुपीज़। गुरमान ने कुछ सेल्स रिटर्न की तो अगेन मेरा अकाउंट कम हो जाएगा, उसका जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा, उसको मुझे कम पैसे देने हैं इतने अमाउंट से, हेंस अगेन क्रेडिट एंट्री जा रही है सेल्स रिटर्न की 5,000 रुपीज़ के लिए। नाउ लेट्स बैलेंस इट। डेबिट साइड का मेरा टोटल है 80,000 रुपीज़ एंड क्रेडिट साइड का मेरा टोटल कितना है 57,000 रुपीज़। अगेन डिफरेंस है कितना 23,000 रुपीज़ का, वो इसका बैलेंस आ जाएगा, डेबिट बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड फॉर 23,000 रुपीज़। एंड नाउ दोनों का टोटल फिर से 80,000 हो गया एंड इससे हमारा जो अकाउंट है वो बैलेंस हो गया। इलस्ट्रेशन 9 इससे हमारी खत्म होती है। नाउ इलस्ट्रेशन 10 क्या कहती है हमारी? इलस्ट्रेशन 10 कहती है राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट। 3 अकाउंट बनाने हैं हमें इस इलस्ट्रेशन में, लेट्स सी। सो अगली जो मेरी इलस्ट्रेशन है उसमें 3 अकाउंट बन रहे हैं, कैश अकाउंट, एक्स का अकाउंट जो कि हमारा डेटर है और वाई का अकाउंट जो कि हमारा क्रेडिटर है। नाउ लेट्स सी कि एंट्रीज क्या क्या हैं। पहली एंट्री हमारी कहती है कैश सेल्स फॉर 50,000 रुपीज़। कैश सेल्स हुई तो कैश सेल से किस अकाउंट पे फर्क पड़ेगा? सिर्फ कैश पे। कैश सेल्स हुई तो हमारे कैश अकाउंट पे फर्क पड़ेगा सिर्फ, ना डेटर पे ना क्रेडिटर पे। कैश अकाउंट हमारा बढ़ जाएगा, 2 सेल्स हो जाएंगी 50,000 रुपीज़ की, ठीक है। नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट। हमने एक्स को गुड्स सेल किए क्रेडिट पे, तो एक्स मेरा डेटर है, डेटर का अकाउंट मेरा बढ़ रहा है क्योंकि मैंने इसको सेल्स की, टू क्रेडिट सेल्स मेरी हो रही है यहाँ पे कितने की 80,000 रुपीज़ से मेरा एक्स का अकाउंट बढ़ जाएगा, एक्स मेरा डेटर है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स 56,000 रुपीज़। अब एक्स ने मुझे इसमें से कुछ पैसा दे दिया, मेरा कैश रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो इधर मेरा 2x चला जाएगा डेटर्स, क्योंकि मेरा कैश रिसीव हो रहा है, मेरा कैश बढ़ रहा है। एंड दूसरी इसकी एंट्री जाएगी इधर, क्योंकि मैंने पेमेंट कर दी तो कैश तो मेरा कैश रिसीव हो गया, पेमेंट कर दी तो मेरा एक्स का अकाउंट कम हो जाएगा इतने ही अमाउंट से। 56,000 से मेरी क्रेडिट एंट्री चली जाएगी एक्स के अकाउंट में। नेक्स्ट है मेरा परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट। गुड्स मैंने परचेज किए वाई से मैंने परचेज किया, वाई का अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, वाई मेरा क्रेडिटर है, मेरा लायबिलिटी है, तो इसकी इंक्रीज जो है वो क्रेडिट साइड पे जाएगी। इससे मैंने गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे 44,000 रुपीज़ के, एक्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है पेड टू वाई 30,000 रुपीज़। अब मैंने इसको पेमेंट कर दी तो मेरा वाई का अकाउंट कम हो जाएगा तो मतलब मेरी डेबिट एंट्री चली जाएगी कैश से। एंड बिकॉज कैश पे कर रही हूँ तो कैश अकाउंट पे भी फर्क पड़ेगा, राइट। मैंने वाई को पैसा दिया तो मेरा कैश कम हो रहा है, तो मेरा क्रेडिट एंट्री जाएगी 30,000 रुपीज़ की सिमिलरली, ठीक है। लास्ट मेरी ट्रांजेक्शन है कैश परचेजेस फ्रॉम वाई। मैंने वाई से कैश में परचेज किया तो वाई के अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। पर मैंने कैश में परचेज किया तो मेरा कैश अकाउंट में फर्क पड़ेगा बाय परचेजेस, राइट। परचेजेस की उससे मेरा कैश अकाउंट कम हो जाएगा, 16,000 रुपीज़ से मेरा कैश अकाउंट में क्रेडिट एंट्री चली जाएगी। अब मुझे इन सबको बैलेंस करना है। इस साइड का मेरा टोटल आ रहा है 1,06,000 रुपये, इस साइड का मेरा आ रहा है 46,000 रुपीज़। दिख रहा है कि बैलेंस मेरा कम है इधर साइड पे, 60,000 रुपीज़ से मेरा फ़र्क है, तो मेरा बाय बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा 60,000 रुपीज़। नाउ दोनों का टोटल सेम हो गया तो मेरा कैश अकाउंट बैलेंस हो गया, राइट। इधर देखते हैं क्रेडिट में एक्स के अकाउंट में डेबिट बैलेंस है मेरा 80,000 एंड क्रेडिट है 56,000। इधर बैलेंस ज़्यादा है तो मेरा बैलेंस इधर तो इसका मेरा क्रेडिट साइड पे बैलेंस चला जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन फॉर 24,000 रुपीज़। ये भी अब टोटल मैच हो गया,
टोटल मैच हो गया तो मतलब मेरा एक्स का अकाउंट भी बैलेंस हो गया। एंड लास्ट है मेरा वाई का अकाउंट। वाई में मेरा क्रेडिट बैलेंस इतना है एंड डेबिट बैलेंस इतना है। क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो डेबिट साइड में मेरा जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 14,000 रुपीज़। अगेन ये वाला अकाउंट भी मेरा बैलेंस हो गया। तो विद दिस हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 10 खत्म होता है। इसमें हमने कुछ एंट्रीज, कुछ ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे अलग अलग अकाउंट्स बनाए, एंट्रीज डाली तीनों अकाउंट्स में एंड तीनों अकाउंट्स को बैलेंस कर दिया। लास्ट जो इलस्ट्रेशन है इस चैप्टर की, दैट इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 11 नंबर कहती है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ देवेंद्र द प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस। सो नाउ इलस्ट्रेशन 11 में मुझे देवेंद्र का कैपिटल अकाउंट बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ दीज ट्रांजेक्शंस। पहली ट्रांजेक्शन मुझे कहती है कैपिटल इंट्रोड्यूस 30,000 रुपीज़। कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल इंक्रीज हो रही है, कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है, तो वो कैपिटल मेरी जाएगी क्रेडिट साइड पे। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 30,000 रुपीज़। कैपिटल इंट्रोड्यूस है तो कैश आया होगा मेरा, हेंस कैश अकाउंट जाएगा कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड के लिए। दूसरी मेरी एंट्री है ड्राइंग्स मेड बाय हिम 6,500 रुपीज़। ड्राइंग्स है, पैसा जा रहा है, कैपिटल कम हो रही है, कैपिटल कम हो रही है तो मेरा जाएगा डेबिट साइड पे। ड्राइंग्स मेड, ड्राइंग्स मैंने की, ड्राइंग्स की तो मेरा ये ड्राइंग्स अकाउंट में चला जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट में चला जाएगा तो मेरा ड्राइंग्स से कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा फॉर 6,500 रुपीज़। नेक्स्ट है फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 2,200 रुपीज़। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, अगेन कैश आ रहा है मेरे बिजनेस में, कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है। 22,000 रुपीज़ से मेरा देवेंद्र का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। एंड लास्ट है प्रॉफिट फॉर द पीरियड 7,500 रुपीज़। हमने पढ़ा था प्रॉफिट आता है तो हमारा कैपिटल इंक्रीज होता है। प्रॉफिट आ रहा है मेरा, राइट, प्रॉफिट मेरा कैरी फॉरवर्ड होता है P&L अकाउंट से, राइट। P&L अकाउंट से मेरा 7,500 रुपीज़ आ जाएगा, मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी। अगेन मुझे बैलेंस करना है इस अकाउंट को। ऑब्वियसली मेरा क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल मेरा है 59,500 रुपीज़ एंड इधर मेरा टोटल है 6,500 रुपीज़। तो मेरा यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा कितना, 53,000 रुपीज़ का बैलेंस कैरिड डाउन है मेरा 53,000 रुपीज़ का। एंड विद दिस एंट्री मेरा जो अकाउंट है वो बैलेंस हो गया, दोनों साइड्स का टोटल मैच कर गया। अब नेक्स्ट पीरियड में मैं इसी को ब्रॉट डाउन कर दूंगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगले पीरियड में 53,000 रुपीज़ मेरे इधर चले जाएंगे। विद दिस मेरा इलस्ट्रेशन 11 भी खत्म हो गया। यही इतना ही था हमारे चैप्टर में। विद दिस हमारा चैप्टर नंबर 6 खत्म होता है। आगे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ सॉल्व कुछ अनसॉल्व। अगेन गो थ्रू देम। कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 शुरू करेंगे। I hope I'm making accountancy clearer for you. I hope I'm making learning accountancy easier for you. अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, please do subscribe to my channel, guys. It doesn't cost you a thing, but means a lot to me. I'll see you guys in my next video. Thank you once again, and bye bye.